सर एक 5 मिनट और आपके लूंगा। एक बार इजराइल, ईरान और अमेरिका का सिनारियो में मैं ये जो समझना चाह रहा था कि जो नेतन्याहू के इलेक्शन आने वाले हैं, हाउ आर दे गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स? क्या उनसे कोई नेतन्याहू के पावर से बाहर जाने के चांसेस हैं, या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है? एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल नॉट टेक योर एनी मोर योर टाइम, आई हैव ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ योर टाइम। देखिए अक्षय, मैं एक चीज बोलूंगा कि यदि नेतन्याहू को ये, या नेतन्याहू से अच्छा और इफेक्टिव लीडर नहीं लेके आए, ये इजराइल के लिए बहुत ही घातक और नुकसानदेही मूव होगी। अगर इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो इन्हें नेतन्याहू को ही पावर में रिटेन करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर गए तो आप अपनी सिक्योरिटी तो भूल जाए इजराइल, क्योंकि फिर ईरान ने यदि परमाणु बम बनाया तो वो दागेगा ही दागेगा इजराइल के ऊपर, यदि इजराइल ने अभी सॉफ्ट स्टांस ले लिया इनके बरखिलाफ। तो मैं ये कह रहा हूं, ये लड़ाई जल्दी नहीं रुकने वाली, और आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आपको अमेरिका को अपने सिपाही ऑन ग्राउंड उतारनी पड़ेंगे। और हाँ ये सर, बहुत बड़ा आपने ये मिलिट्री बोला। ब्लंडर हुआ है यार। मतलब अगर आप लड़ाई पे जाना है, आप पहले इजराइल के साथ मिलके पहले इमीडिएट थ्रेट हिजबुल्लाह को नष्ट करो, हिजबुल्लाह को करेक्ट। बर्बाद करो, उसे खत्म करो। जब हिजबुल्लाह निगेट हो गया तो मतलब इजराइल का इमीडिएट थ्रेट खत्म हो चुका है। अब हिजबुल्लाह क्यों थ्रेट मैं बोल रहा हूं, जब ईरान मिसाइल लॉन्च करता था वो हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन के साथ करता था। जब ईरान की मिसाइल सिर्फ 10 मिनट रह जाते थे इजराइल के टारगेट्स को हिट करने के लिए, तब हिजबुल्लाह अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स दागता था इजराइल के ऊपर। तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, एरो है, जो पेट्रियट मिसाइल है, ये सारे के सारे हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइल्स को एंगेज करने में बिजी हो जाते थे। तो ये अच्छा। एक एक फॉल्स अम्ब्रेला क्रिएट करते थे जिसमें कि इनके एयर डिफेंस का सारे एसेट वहां पे वेस्ट हो जाए। और जब तक औरम शहर, सेजल, फतेह करके जो इनकी हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, जो ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ लैस ये जब एंटर करती थी, तो तब एयर डिफेंसेस बिल्कुल कमजोर हो जाते थे। कोई सोल्यूशन नहीं था इसका कि कैसे इसे रोका जाए। तभी तो अमेरिका ने टैक्टफुली, मिलिट्री टैक्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने सीज फायर बोला ईरान को, और अगले दिन सुबह 10 मिनट में 180 टारगेट बर्बाद कर दिए गए। अच्छा। तो इजराइल तो तैयारी में बैठा था, वो तो यही बोला था कि ये जो हिजबुल्लाह हरकत कर रहा है उसकी वजह से इजराइल ना ही ईरान की मिसाइल को रोक पा रहा था, ऊपर से हिजबुल्लाह ने इतना ऑक्यूपाई कर दिया था कि हिजबुल्लाह का कुछ लॉस हो ही नहीं रहा था। इजराइल इकोनॉमिकली भी ब्लीड कर रहा था, एयर डिफेंस से भी कमजोर पड़ गया था, और फिर उल्टा ईरान की मिसाइल से भी नुकसान उठा रहा था। तो बहुत ही चतुराई के साथ अमेरिका ने पीस डील बोला ईरान को, और वहां पे हिजबुल्लाह का खात्मे की कार्रवाई और तेज हो गई। और उस ये फिर प्रॉब्लम और तकलीफ होती रही ईरान को कि आप जल्दी से उधर भी सीज फायर रुकवाओ। तो कोई भी सीज फायर की बात होती है या पीस ट्रीटी की बात होती है, तो पहली चीज जो बोलता है ईरान कि भाई आप हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान भी शामिल होगा सीज फायर में, इजराइल को बोले हिजबुल्लाह पे हमला नहीं करे। क्योंकि अच्छा। इतने लाखों डॉलर, करोड़ों करोड़ों डॉलर बल्कि इन्होंने हिजबुल्लाह पे लगाए कि वो एकदम इमीडिएट थ्रेट है और इजराइल पे हमला करेगा। और ये करता आया है, अभी नहीं, 20-25 सालों से करता आ रहा है। मतलब स्ट्रेटजी काम भी कर रही है उनकी, एक तरीके से देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो अब अमेरिका को चतुराई के साथ पीस डील करवाई ताकि वो वार ना कर सके। तब तक इजराइल
हिजबुल्लाह को कमजोर करके खत्म करने की कगार पे ले आएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, नॉर्थ कोरियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने सेटअप किया है इनका अंडरग्राउंड नेटवर्क, है ना। जो काशिम आइलैंड है, काशिम आइलैंड इनका ड्रोन और मिसाइल का जो बेस बोला जाता है। तो ये टापू 135 किलोमीटर बाय 45 किलोमीटर है, और बहुत ही खूबसूरत है ये जो काशिम आइलैंड है। आप यूट्यूब पे जाके चेक करेंगे, अमेजिंग, मतलब इट इज लाइक प्योर पैराडाइज, ऐसा लग रहा है कहीं और जन्नत में आए हुए हैं। बट ये इन्होंने वहां पे भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना के ड्रोन्स और मिसाइल्स की स्टोरेज फैसिलिटी बनाई हुई है, ये 135 बाय 45 किलोमीटर के टापू पे। तो देखें ये अभी, और मतलब बहुत सारे सिनेरियो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके आप बात कर लें, FA-18 जैसे गिराया इन्होंने, अभी परसों अपाचे हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया हाँ अमेरिका जी, का, हाँ जी। है ना। तो बहुत सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है कि ईरान इज नॉट अ नोविस, उसके पास करेक्ट। हथियार है, उसके पास काबिलियत है खुद को डिफेंड करने के लिए। और ये ऐसा मुल्क है जिसने 9 साल लगातार हम्म। इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है बिना अपनी जमीन गवाए, और नाक में दम करके रखा था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तब भी टारगेट हुआ था 1980 से लेकर 1988 के बीच। ओके। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूं कि बहुत गहरी बातें हैं, इतिहास भी बहुत गहरा है इसका। इतिहास भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें उभर के आएंगी। ईरान के टेरेन की बात करें तो ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया, जब हम्म। 66 अमेरिकन को हॉस्टेज ले लिया था जब खोमेनी पावर में आए थे, है ना। तो 444 दिन इनको बंदी बना के रखा था, 66 अमेरिकन सिटीजन को। और ऑपरेशन ईगल क्लॉ इन्होंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो इसराइल ने किया था युगांडा जाके, उसकी हम्म। नकल करने की कोशिश की थी, पर वहां पे मिसहैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 8 बंदे इनके खत्म हो गए अमेरिका के। उनके भी शव, जले हुए शव ईरान लेके आए, ईरानियंस लेके आए तेहरान में, और बकायदा BBC और पूरी वेस्टर्न मीडिया को दिखाया, और फिर ये बॉडीज को ताबूत में रख के फिर अमेरिका को सौंपा इन्होंने कि ये ले जाओ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट मतलब जिमी कार्टर का तो ये पॉलिटिकल सुसाइड ही था, ये मतलब खत्म था। ये जैसे हम्म। मिलिट्री ऑपरेशन फेल हुआ तो जिमी कार्टर वाज डन विद। फिर रोनाल्ड रीगन आया, तो जिस दिन रोनाल्ड रीगन ने स्वेरिंग इन सेरेमनी की, उसी दिन ईरानियन ने भी जिद पकड़ी थी कि अच्छा। जिमी, हाँ, कि जिमी कार्टर के टाइम पे छोड़ेंगे नहीं, जिस दिन रोनाल्ड रीगन स्वेरिंग इन लेगा जो नया प्रेसिडेंट, उसी दिन हम छोड़ेंगे, ताकि ये पुराने प्रेसिडेंट को याद रहेगी हट इसके जाए। टेन्योर के दौरान हमने छोड़े ही नहीं थे हॉस्टेजेस। और हॉस्टेजेस में बहुत आक्रोश था, अमेरिकन हॉस्टेजेस, जो ये 66 फैमिलीज थी अमेरिका की, ये खुश नहीं थी मतलब ये इनकी फैमिली के साथ, जो जिमी कार्टर की जो फैमिलीज है, और जो इनकी जो भी रिपब्लिकन पार्टी थी है, तो दे वर नॉट हैप्पी। अरे इन्होंने तो पहल ही नहीं की हमें निकालने की, ना डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया, ना कहीं पे समझौता किया। अच्छा, सीधे छोड़ दिया, बस जो होता है होने दो टाइप्स। हाँ, मतलब वो ड्रैग ड्रैग करते रहे मामला। और वो जो 66 सिटीजन्स थे वो दुखी हो चुके थे कि यार ये तो इन्होंने डिसोन ही कर दिया। ऊपर से और बेइज्जती हुई जब ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया और वो 8 फौजियों के शव लेके आए। उसके बाद शुरू हुआ लीव नो मैन बिहाइंड। ये कहते हैं ना, लीव नो मैन बिहाइंड, ये वो फलाना ढिमकाना। यहाँ पे पिक्चरों तो में ये, ही है सर वो। हाँ, ये तो 8 बंदे तो छोड़ के आ गए थे जो खत्म हाँ हो गए। तो कौन सा लीव नो मैन बिहाइंड। तो ये सर, मुझे तो कभी हॉलीवुड कभी ये की, भी लगता है कि पूरी ब्रेवरी पिक्चरों में नहीं है। अब अगर आप बूट ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो जब अमेरिका की अब जो परेड्स होती हैं उन्हें जब हम देखते हैं, तो द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट द ट्रूप्स हैव इन थिंग एज परेड, इन समथिंग लाइक परेड, जो कि एक आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे लगता है एक कोऑर्डिनेशन दिखाने का, प्रेजेंट करने का तरीका होता है। उसमें भी जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखती है, मुझे तो कभी कभी डाउट आता है, आर दे प्रिपेयर्ड फॉर बूट ऑन द ग्राउंड? मतलब मेरी पर्सनल ये एनालिसिस है, आई कैन नॉट से कि इट इज ये करेक्ट। इसी को ही तो नरेटिव बिल्डिंग कहते हैं। हम्म। अब जैसे
पाकिस्तान सरकार ने ऑप सिंदूर खत्म हुआ नहीं कि इन्होंने स्कूल की सभी बुक्स में हाँ। प्रिंट करवा दिया कि ऑप सिंदूर जीत गए। हम्म। अब जो भी बच्चा, अब मतलब पाकिस्तान हार गया, ये बहुत इतने गंदे तरीके से ये लड़ाई हारा है पाकिस्तान कि इससे ज्यादा कोई जलील हो ही नहीं सकता कि करेक्ट। आप अपने घर में बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाए, पर आप सब कुछ आपने गवा दिया। जो भी आपने अपने डेटरेंस और एयरफील्ड और ये सब तैयार किया था, सब बर्बाद हो गया। और ये तो आपके लोग ही शर्म वाली आपको बात है। एक्सपोज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। साफ हाँ, बता रहे हैं आपके लोग। तो इन्होंने साथ ही साथ ये हरकत कर दी। तो इन्हें अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा, नंबर एक। ठीक है, और बहुत सारे पहलू हैं मिलिट्री, मतलब ये जो टनल्स हैं, ये 2.5-2.5 फुट के इतने बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट वाले डोर हैं। ऐसे थोड़ा ना कि वहां गैस कटर लगाया और वो काट दिया आपने, ऐसे थोड़ा होगा। करेक्ट। या तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर घुस के इसको अनलॉक करोगे, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे? ब्लास्ट करोगे तो इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है वो गिर टूट के सकता गिर है। जाएगा, आप अंदर ही अटक जाओगे। यदि आपने दरवाजा काटा, चलो आपने दरवाजा काट लिया, मानो आप इन गुफाओं के अंदर घुस भी गए, क्या पता 5-6 किलोमीटर बाद वो गुफा में डेड एंड है, वो डमी था। और ऐसे एक दरवाजे को काटने के लिए कई घंटे लगते हैं। अब ऐसे ही इन्होंने रास्ते में 10 दरवाजे लगा दिए हों, तो आप 10 और दरवाजे कैसे काटोगे, कैसे गिराओगे? ये जो 47 साल की जो देरी की है ना इन्होंने, ये इनका ब्लंडर है, देयर लैक ऑफ विल। टू डू दिस। इनमें विल नहीं था कि कुछ रिजॉल्व करें, तभी सारे देखे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की एक तो मैं दाद देना चाहूंगा कि इस बंदे में गट्स है। जो प्रेसिडेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट के दौरान नहीं घबराया और गोली उसके कान से गुजर के भी गई और वो उठा और गालियां दे रहा है कि फाइट, वो चिल्ला रहा था फाइट फाइट बैक। आप सोचे उसका मेंटल माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट है, हार्ड बहुत हेडेड। ही स्ट्रांग है, फोकस्ड है। मतलब माई रिस्पेक्ट टू हिम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये ईरान को छोड़ेगा नहीं, समय 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 की बात है बस, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं एक बात बता दूं, इतिहास देखेंगे जो भी इन्वेडर आए हैं, ये सब के सब ईरान के जरिए ही आए थे हिंदुस्तान पे हमला करने। करेक्ट। तो अगर सबको लग रहा है ना ईरान के साथ सहानुभूति है, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, कनेक्शन है, गलत फहमी से दूर हो जाइए। वहां पे तो सुन्नी मुल्क नहीं मुंह लगाना चाहते इनसे, ये शिया मुल्कों से वो खुद दूर रहना चाहते हैं इनसे। वो तो सर है ही ना, सबसे बड़ी लड़ाई तो शिया सुन्नी की अभी भी चली रही है ना, ईरान और वही बोल रहा हूं सऊदी ना, लड़ी उसले रहे हैं ना। तो सऊदी तो वैसे ही इनसे मतलब मुंह नहीं लगना चाहते इनके। हम्म। तो अभी अमेरिका इनको बहुत ही कमजोर करेगा, फिर जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज इकट्ठा होके ये एंटर करेंगी ईरान ईरान में, और इन ये पहले लीड करेंगी और साथ साथ चलेंगी अमेरिकन फोर्सेस, सेम उस तरीके से जैसे कुवैत में ये एंटर किए थे। इन्होंने जॉर्डन और इजिप्ट की आर्मीज को आगे किया था कि आप एंटर कीजिए, उसके बाद अमेरिकन आर्मी और बाकी सब तो मौजूद है ही, तो कहते हम आपके साथ रहेंगे, पर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जीसीसी कंट्री आगे होनी चाहिए, ताकि ये ना लगे, ये नरेटिव ना बिल्ड हो जाए कि ये कोई इन्वेजन है फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। ऊपर से देखें, आप हैरान मत होना अगर ये हारने लग गए, ये ईरानियन रिजीम, ठीक है, मुसाइक डॉक्ट्रिन अभी फॉलो कर रहे हैं। इनके आईआरजीसी के इंडिपेंडेंट कमांडर सभी तेल के कुओं में आग लगा देने वाले हैं। दैट्स वेरी डेस्परेट मूव। ये खुद के तेल के कुओं में आग लगाएंगे, ये रिफाइनरीज को, खुद की रिफाइनरीज बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता।
तो कहते जब बात ही नहीं करनी, जब हल ही नहीं निकलना, तो जो है अगर तो ये ओवररन होने वाले हैं तो वो खुद ही सब कुछ बर्बाद कर देंगे कि भाई तुम आओगे भी तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। और फिर सर तो पड़ोसियों के पे भी अटैक करेंगे ही ना वो, अगर ये इस लेवल पे आ गए तो फिर पड़ोसियों के पे भी सबसे पहले मिसाइल लास्ट उधर मारेंगे, फिर अपनी पे मारेंगे, फिर उनकी ऑयल रिफाइनरीज को बर्बाद करेंगे कि भाई अगर मेरा तेल नहीं गया तो मैं किसी और का भी नहीं जाने दूंगा। एग्जैक्टली, माइंडसेट तो यही है ना, बिल्कुल यही माइंडसेट है। और इनकी एंट्री अजरबैजान वाली साइड से होगी, अजरबैजान आर्मी अच्छा, के बॉर्डर से होगी, अमेरिका की। हाँ। मैं एक आर्टिकल आपको फॉरवर्ड करूंगा, इसको काफी मतलब 1,22,000 व्यूज हैं मेरे ये आर्टिकल को, ठीक है। तो आप ये मेरा ट्विटर अकाउंट बिल्कुल टैग कीजिएगा, ताकि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे 2 ट्विटर अकाउंट हैं, आप दोनों पे जाके फॉलो करें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी है क्या। बड़े लोगों को तकलीफ होती है मेरे ट्विटर अकाउंट से। एक मोनेटाइज था अच्छा भला, पर वो पाकिस्तानियों ने इतना मैस रिपोर्ट किया कि वो उसमें मोनेटाइजेशन ही ब्लॉक हो गई पक्के तौर पे। पर मेरी आवाज बुलंद है, इनका मैं पर्दाफाश करता रहूंगा। और ये जितना भी दोगलापन दिखा रहा है पाकिस्तान, वो दिन दूर नहीं कि ईरान की मिसाइल इस्लामाबाद पे भी आके लगेगी, तालिबान की भी मिसाइलें इस्लामाबाद के ऊपर आके गिरेंगी, और इंडिया तो इन्हें एक बार चखा चुका है मजा, है ना, कि मिसाइलें कैसे दागते हैं और कैसे गिरती हैं, तो वो तो ये देख चुके ही हैं, है ना, आपस में। तो ये आप आर्टिकल मेरा जरूर, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा, आप प्लीज है ना ऑडियंस को जरूर ये शेयर करके बताइएगा। ठीक है सर, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, जी, जी। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, इतनी सारी चीजों पे मुझे क्लैरिटी दी। आई हैव लर्नड अ लॉट। फिर हम आज इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। इट हैज बीन एन ऑनर एंड प्लेजर। जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद अक्षय। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक क्लिक हमें आपके लिए और बेहतर वीडियोस लाने में हेल्प करता है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए नए नए एपिसोड लाते रहेंगे। धन्यवाद।